हेलो साथियों। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद है कि आप अपना कर रहे होंगे तैयारी, जैसे भी पॉसिबल हो रहा होगा, जैसे टाइम मिल रहा होगा आपको। तो अभी जैसे कि आपने देखा है कि हमारे काफ़ी जो जनरल साइंस का सिलेबस है वो हो चुका है। तो पहले स्टार्टिंग में भी हमने प्लान किया था कि जो सेक्शन बी है, क्योंकि दोनों सेक्शन में आपका पास होना ज़रूरी है, तो क्यों ना कुछ हम सेक्शन बी से कर लें, जो कि एक आसान है। तो मैथमेटिक्स है, उसको थोड़ा बाद में लेंगे हम, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब है कि आपको डेडिकेट तरीके से उसमें तैयारी करनी पड़ेगी। और ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो 25 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने सारा ये कवर कर लिया है। एक हमारा टॉपिक इसका फ्लोरोसेंस ट्यूब का बचा हुआ है, एक हमारा इसका प्रेशर का पड़ा हुआ है। प्रेशर भी एक ऐसा है कि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, बट उसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बड़ा डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से बताऊंगा आपको कि वो आपको याद रहे। तो चलो ज़्यादा इसमें डिटेल में जाके हम शुरू करेंगे सेक्शन बी का, सेक्शन 2 का जो डिपार्टमेंटल जो प्रैक्टिस है, उसमें देखेंगे कि आपके सिलेबस में जो है नंबर 2 पे है ब्रांड नेम ऑफ द वेरियस वेरियस सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडेड बाय द बीएसएनएल। बीएसएनएल के द्वारा सर्विसेज क्या प्रोवाइड की जाती हैं। तो सर्विसेज का क्या मतलब होता है, पहले तो हमें ये देखना है कि हमने सुना है, लेकिन जब इस टॉपिक पे बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि सर्विस का मतलब क्या होता है। सर्विस का मतलब कि अगर हमारी जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल हमारी क्या काम करती है, टेलीकम्युनिकेशन में करती है। ट्रांसमिशन का इक्विपमेंट लगा है, जिसको कि टावर लगे हैं, लेकिन टावर क्या करते हैं, तो टावर क्या करते हैं, मोबाइल की कनेक्टिविटी देता है। जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो पूरे सिस्टम को चलाता है। जो एफटीटी सर्विसेज है वो घर में फिक्स लाइन सर्विसेज देती है। अब सर्विसेज का मतलब क्या है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या कोई भी आपने सर्विस बीएसएनएल के पास जाना है, तो आपने क्या बोलना है कि आपको क्या चाहिए, तो इसका मतलब कि आपको सर्विस क्या है वो पता होना चाहिए। सर्विस का मतलब कि आपने लैंडलाइन लेना है, एफटीटीएच लेना है, या आपने मोबाइल का कनेक्शन लेना है। अब मोबाइल कनेक्शन में आपने पोस्ट पेड लेना है, प्रीपेड लेना है। एफटीटीएच में आपने विदाउट वॉइस लेना है, विद वॉइस लेना है, आपने विद ओटीटी सर्विसेज लेना है। उसमें से प्लान आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमारी जनरली जो सर्विसेज आ गई कि हम क्या सेवा कर सकते हैं उसमें बीच में रहते हुए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं फिक्स सर्विसेज। सर्विसेज के बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा सिलेबस है, वो है सर्विसेज ब्रांड। ब्रांड जो है मतलब उनके नाम क्या है, कोई भी सर्विस है तो ब्रांड का नाम, उसमें ब्रांड का नाम क्या है। तो पहले हम सर्विसेज को देख लेते हैं, और जनरली हमारे बीइंग अ बीएसएनएल एम्प्लॉय हमें पता होना चाहिए। तो फिक्स सर्विसेज का, और फिक्स सर्विसेज आ गया, और वायरलेस सर्विसेज। फिक्स सर्विसेज एंड वायरलेस सर्विसेज। तो फिक्स लाइन या फिक्स सर्विसेज का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ पे या तो जैसे पहले था ब्रॉडबैंड सर्विसेज था, या फिर अब आज की डेट में जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है वो एफटीटीएच सर्विसेज हो गई है, एफटीटीएच। फाइबर, आपने इसकी कॉपी में आपने नोट कर लेना है कि इनका जो फुल फॉर्म जो लिखवा रहे हैं वो आपने नोट कर लेनी है। तो ये क्या है, फाइबर टू द होम। फाइबर टू द होम मतलब घर तक हमारी फाइबर पहुंच रही है। तो जब भी कोई हमारी वायर किसी भी सर्विसेज में वायर यूज होती है, तो उसको हम बोलते हैं वायर्ड नेटवर्क या वायर्ड सर्विसेज। और वायर्ड सर्विसेज को क्या बोला हमने, फिक्स सर्विसेज। ठीक है, तो फिक्स सर्विसेज, लेकिन इसका ब्रांड ब्रांड मतलब कि जो सर्विस दे रहे हैं वो मार्केट में किस तरह से बिकती है, तो ये बिकती है हमारी भारत फाइबर के नाम से। भारत फाइबर के नाम से पहले एफटीटी सर्विस थी, अब ये भारत फाइबर सर्विसेज हो गई है। तो आपने याद रखना है कि जो भारत फाइबर सर्विसेज है वो ब्रांड नेम है एफटीटी सर्विस का या ब्रॉडबैंड सर्विसेज का। याद रहेंगे, आपने इतना याद कर लेना है।
और फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर फाइबर एक टेक्नोलॉजी है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है। अब जैसे जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी हमारी वायर लाइन, जिसमें कि कॉपर की वायर होती थी। कॉपर की वायर में क्या होता था कि एक 4 किलोमीटर के बाद, 3 किलोमीटर के बाद, 3.5 किलोमीटर के बाद कॉपर वायर का अपना ही जो डिस्टेंस होता था वो सिग्नल को वीक कर देता था। तो मतलब कि जहां पे सिग्नल वीक होगा, अगर हमने सिग्नल एक्सचेंज से आगे हमारा जो सिग्नल जा रहा है वो अगर वीक हो गया, इसका मतलब कि हमारे घर घर पे या हमारे ऑफिस में जहां भी हमारी ब्रॉडबैंड सर्विस चल रही है, कोई भी कनेक्शन की कनेक्टिविटी चल रही है, वो जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट हमें मिल नहीं पाते थे, बल्कि डिस्कनेक्शन हो जाता था इसमें, या फिर स्पीड कम हो जाती थी, वेरिएशन आती थी, कभी चलता था, कभी डिस्कनेक्ट होता था ड्यू टू रेजिस्टेंस लॉसेज। हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ कि रेजिस्टेंस बीच में आता है तो उसमें लॉसेज आते हैं, सिग्नल जो है वोल्टेज उसमें ड्रॉप हो जाएगा, तो वो हमें सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है उसमें। तो हुआ क्या कि जैसे ही डिजिटल क्रांति आई, डिजिटल क्रांति में क्या हुआ कि डिजिटल क्रांति में जो हमारा डिजिटल क्रांति में क्या हुआ कि डाटा का यूजेज बढ़ा। अब यूजेज का, डाटा का मतलब ऐसा नहीं कि आपने डाउनलोडिंग स्टार्ट की और 2 घंटे बाद वो फाइल जो है 1 GB की डाउनलोड हो पाई है या अपलोड हो पाई है। हमें तो डिजिटल आज की जो हमारा जो टाइम चल रहा है उसमें इमीडिएटली क्लिक किया और विद इन 1 और 2 सेकंड समझो, मिनट समझो, जो भी डिपेंड करता है कि हमने कौन सा प्लान लिया हुआ है, वो अपलोड या डाउनलोड होनी चाहिए। तो हमारा मेन पर्पज क्या था कि जो ऑप्टिकल लॉसेस आ रहे हैं उन ऑप्टिकल लॉसेस को हम खत्म करें। कैसे खत्म करें? क्योंकि मेटल है तो मेटल तो उसमें लॉसेस रेजिस्टेंस पैदा करेगी करेगी। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो इंजीनियर थे, उन्होंने एक शीशे की केबल ली, शीशे की तार ली। इतनी बारीक तार थी कि उसके अंदर सिग्नल भेजा। उसके अंदर जब सिग्नल भेजा तो आपने देखा होगा कि जो शीशा होता है उसके साथ कोई लाइट टकराती है तो लाइट वापस आ जाती है, तो उसमें कोई लॉसेस नहीं होता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर जो है, तो उसका एडवांटेज क्या हुआ कि एक तो उसमें नो लॉस ऑफ सिग्नल। ठीक है, इसकी ऑप्टिकल आपको टेक्निकल भी आ सकता है, एज ए टेलीकॉम मैकेनिक हमें ये टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये ब्रांड नेम के साथ कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर आया उसको एनालाइज करेंगे तो हमें ये जानकारी पूरी पता होनी चाहिए। अब नो लॉस हुआ, नो लॉस का मतलब हुआ कि हमारा जो हमें जो एक्चुअल में चाहिए, हमें जितनी स्पीड चाहिए, जितनी स्ट्रेंथ चाहिए सिग्नल की, वो हमें मिल रही है। तो हमारा ये पर्पस हल हो गया किससे? ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी से, जिसमें कि शीशे की केबल लगी हुई है, शीशे की एक बारीक सी तार है, उसमें सिग्नल भेज रहे हैं और वो आपस में शीशे में टकरा टकरा के वो जो बीम बीम जिसमें कि हमने ऑप्टिकल बीम जो लाइट जा रही है जिसमें कि सिग्नल भेज रहे हैं, वो लॉस ही नहीं होता है, वो टकरा टकरा के हमारी जहां पे रिसीवर होगा वहां पे रिसीव करके वो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके घर तक टीवी में या किसी भी फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा एडवांटेज क्या हुआ इसका फाइबर का, कि आपने सुना होगा कि बीच में 1 किलोमीटर हमारी केबल ही निकाल के ले गया, कोई चोरी करके ले गया, कोई जेसीबी लगा के ले जाता था। अब वो जो केबल है एक तो कॉस्टली बहुत थी, ऊपर से जब उसको कट लगा के चोरी करके ले जाते थे तो चोरी की वजह से हमें लाखों का लॉस होता था उसमें, और हमारे कनेक्शन भी उसमें, डिसकनेक्शन का उसमें बहुत सारा रोल रहा उसमें। अब हुआ क्या कि जो ये ऑप्टिकल फाइबर है ये एक शीशा है, अगर इसको कोई चोरी करके ले भी जाएगा तो उसकी मार्केट में जीरो वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें इस टेक्नोलॉजी में जाने के दो मेन फायदे हुए कि नो थेफ्ट। क्या क्या फायदे हुए? एक तो सिग्नल हमें पूरा मिला, दूसरा क्या कि नो थेफ्ट, उसमें चोरी नहीं हो सकती है, चोरी करके ले भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले दिन जाएंगे उसको लगा देंगे। जहां पे चोरी, जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है उसको चोर चोरी क्यों करेगा? तो आपने फिक्स लाइन आपको पता होना चाहिए, या फिक्स, जैसे बोलते हैं कि हमने टर्म सुना है CFA, CFA, और एक आपने सुना होगा CM। तो CFA जो है वो कंज्यूमर फिक्स्ड एक्सेस एसेट्स, कंज्यूमर फिक्स एसेट्स, जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं,
तो फिक्स एसेट्स में हमारे जो आता है वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज आती है, भारत फाइबर उसमें आता है। सीएम कंज्यूमर मोबिलिटी, मतलब कंज्यूमर मूव कर सकता है जिस सर्विस से, कंज्यूमर चल सकता है, घूम सकता है, कहीं भी यूज कर सकता है, तो वो क्या हुई, मोबाइल। तो जितने भी वायरलेस सर्विसेज हैं वो सारी सीएम के अंडर आती हैं। आपने सुना होगा कि जी एजीएमसीएफए, ठीक है, डीजीएमसीएफए, डीजीएमसीएम, डायरेक्टर सीएम, तो इस तरह से वो सेक्शन बांटी हुई है, वो हमें जनरल पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया हमारे पास वायरलेस सर्विसेज। अब आपके माइंड में होगा कि जी वायरलेस सर्विस तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें कोई मीडिया नहीं है, उसमें पैसे बच जाएंगे हमारे, जो एक्सचेंज से जो फाइबर आएगी उसका भी खर्चा आएगा, उसको अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। लेकिन वायरलेस तो बड़ी अच्छी सर्विसेज है, वायरलेस वायरलेस सर्विसेज अच्छी है, लेकिन आज की डेट में जहां पे हाई स्पीड हमें डाटा चाहिए, वहां पे वायरलेस सर्विसेज जो है वो फेल है, क्योंकि उसकी एक कैपेबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है। हालांकि कुछ अभी 5G टेक्नोलॉजी या 6 जो भी टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट आ रही है, वो 100 Mbps 1 GB टेरा कुछ भी स्पीड दे देंगी, लेकिन एक्चुअली में वो स्पीड आती नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम की एक, और वो जो होता है अपना जो टावर होता है वो शेयरिंग में होता है। वहां पे अगर 100 लोग होंगे तो स्पीड ज्यादा आएगी, वहां पे अगर 500 लोग होंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंडविड्थ हो जाता है उसमें। तो आपने याद रखना है कि वायरलेस जो सर्विसेज है हमारी वो क्या है, मोबाइल सर्विसेज। अब मोबाइल सर्विसेज में आपने देखा होगा कि मोबाइल सर्विसेज, हमारे मोबाइल दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड। मतलब मोबाइल में हमारी दो सर्विसेज हैं, एक प्रीपेड एक पोस्टपेड। तो प्रीपेड में जो पहले जो सर्विस थी उसका नाम आता था प्रीपेड में ई एक्सएल, एक्सएल। जो पोस्टपेड सर्विस आती थी वो आती थी सेल वन के नाम से। याद रखना है, आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो प्रीपेड सर्विस जिसका ब्रांड नेम है एक्सेल, और जो पोस्टपेड है जिसका ब्रांड नेम है सेल वन। लेकिन अब ये हट गया है, अब जो ब्रांड नेम है वो प्रीपेड में एक्सेल नहीं है, पोस्टपेड में सेल वन नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि यही ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने उसमें से ओके कर देना, चूज कर देना जो भी बेस्ट होगा। अदरवाइज यहां पे आजकल सिंपल हो गया है, बीएसएनएल प्रीपेड सर्विसेज, बीएसएनएल पोस्टपेड सर्विसेज या पोस्टपेड मोबाइल सर्विसेज। पहले जब हमारी लॉन्च हुई थी सर्विस हुई तो एक्सेल और सेल वन के नाम से हुई थी, और अब क्या ये प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज या बीएसएनएल पोस्टपेड मोबाइल सर्विसेज है। ठीक है, तो जैसे आपके पिछले क्वेश्चन आए हैं कि प्रीपेड सर्विसेज का नाम क्या था, तो उसमें ऑप्शन था एक्सेल सेल वन जो भी था, तो उसमें एक्सेल जो है वो प्रीपेड सर्विसेज थी हमारी। ठीक है, इतना सा आपको मोबाइल और इसका आइडिया होना चाहिए आपको। अब कुछ टर्म है जो कि हमें पता होनी चाहिए। जनरली आपने देखा होगा कि आज की डेट में पूछा जाता है कि जी आप टेलीफोन एक्सचेंज में जाइए और अपना नंबर पोर्ट इन कर लीजिए। पोर्ट इन बल्कि जो किसी प्राइवेट कंपनी का जो कस्टमर है जो कि उनके हैवी टैरिफ को पे नहीं कर पा रहा है, उन्होंने रिचार्ज इतना महंगा कर दिया है, नहीं कर पा रहा है, और उसका यूज भी लिमिटेड है, उसको जरूरत ही नहीं है इतना महंगा डाटा लेने की, इतना महंगा प्लान लेने की। तो क्योंकि बीएसएनएल के जो प्लान है वो बिल्कुल जो भारत की जनता है उसको सेवा करने के लिए है कि जी आप इतने में आइए और हम आपको इतना प्लान देंगे। डाटा भी होता है, अनलिमिटेड कॉलिंग भी होती है, और काफी 60% तक उसका रेट जो होता है रिड्यूस होता है दूसरे ऑपरेटर से। अब जो कस्टमर हमारे पास आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, कौन सी सर्विस से हम अपने पास लाएंगे, एमएनपी। तो एमएनपी का मतलब होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी।
मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को उठा के किसी दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो उसी तरह हमारे प्रीपेड के कनेक्शन को या पोस्टपेड के मोबाइल के कनेक्शन को सेम नंबर रखते हुए, नंबर हमारा सेम रहेगा, उसको हम प्राइवेट ऑपरेटर से बीएसएनएल में ला सकते हैं। एमएनपी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, एक टर्म आती है केवाईसी। पहले हम केवाईसी देख लेंगे कि जी आपका नंबर बंद हो जाएगा और आप उसको केवाईसी करवा लो। जैसे बैंक में भी आजकल होता है केवाईसी करवानी पड़ती है कहीं भी आपका। तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर कहने का मतलब कस्टमर को तो आप जानते हैं, उसने डॉक्यूमेंट दिए, सब दिए हैं, लेकिन हमने उसको अच्छी तरह जानना है। अच्छी तरह किस तरीके से जानना है? उसकी आधार ऑथेंटिकेशन करनी है, उसकी पैन ऑथेंटिकेशन करनी है, तो उसको बोलते हैं कि हमने केवाईसी कर ली। केवाईसी का मतलब है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसमें जो जहां पे वो रहता है, जो उसका एड्रेस है, जो उसकी एज है, नाम है, वो ऑथेंटिकेटेड है, ओके है मतलब। तो केवाईसी तो हो गया, लेकिन ये डी क्या है? तो ये जो डी है वो है डिजिटल। डिजिटल नो योर कस्टमर या डी के वाई सी। डिजिटल नो योर कस्टमर, डिजिटली जानना है। उसकी फोटो खींची, उसका अपलोड किया, आधार कार्ड या कुछ भी जो था, हमने उसको फिजिकली अपनी फाइल में नहीं रखा, तो डिजिटली किया सारे। तो ये हमें पता नहीं चाहिए कि ये टर्म कई बार एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। ब्रांड नेम तो है, लेकिन जो हम जनरली कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसमें से कम 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो थोड़ा सा सर्विसेज तो 4-5 ही हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जो पॉसिबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और वैसे भी एज ए विंग एम्प्लॉय ऑफ द बीएसएनएल हमें ये आइडिया होना चाहिए। तो इसमें आपने ये नहीं देखना है कि सिलेबस में है या नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए, इससे आगे ही बातें जुड़ी होती हैं। तो डीकेवाईसी का डिजिटल नो योर। एक टर्म आती है ई केवाईसी। तो केवाईसी तो आपको लग गया पता, केवाईसी। तो ई केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, डी केवाईसी डिजिटल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी का मतलब क्या है? तो जो ई केवाईसी होती है उसमें क्या करते हैं कि हम सीधा आधार नंबर डालते हैं और आधार नंबर से ही वो ऑथेंटिकेट करता है, और जब हम उसकी फोटो लेते हैं तो फेस वो रिकॉग्नाइज कर लेता है और सीधा उसका जो डाटा अपलोड हो जाता है। सबसे बढ़िया आसान तरीका है कनेक्शन देने का, ई केवाईसी करने का, और ये जल्दी ऑटोमेटिकली आधार सर्वर से जुड़ा होता है, ऑथेंटिकेट कर देता है, और इसमें हमें टैली वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो 1507 पे कॉल करते हैं नए कस्टमर, उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डी केवाईसी में क्या होता है, वो आधार की फोटो लेंगे, आधार की फोटो बैक और फ्रंट साइड दोनों ही अपलोड होगी, फिर कस्टमर की होगी, फिर हम जो सीएससी वाले हैं हम उनकी आगे फोटो होगी। तो वो एक लंबा प्रोसीजर है और उसमें हमें टेली वेरिफिकेशन करनी पड़ती है 1507 पे कॉल करके। तो इसी से हमें पता चला कि जो टीवी करते हैं टेली वेरिफिकेशन, अब टेली वेरिफिकेशन कहां पे करनी पड़ती है? जब कोई कस्टमर नया सिम लेता है या कोई कस्टमर एमएनपी करके दूसरे ऑपरेटर से बीएसएनएल के पास आता है, तो डिजिटल केवाईसी जब हम करते हैं उसकी, तो एक नंबर डायल करना पड़ता है। टेली वेरिफिकेशन मतलब कि हमने फोन पे कॉल किया और अपनी वेरिफिकेशन करवा ली, उसमें ओटीपी भी आता है कि आप ये कोई और तो नहीं है, तो थोड़ा सा उसको चेक करते हैं। तो जब भी टीवी करते हैं उसका जो नंबर है वो है 1507। तो आपने याद रखना है कि टैली वेरिफिकेशन करने के लिए जो नंबर डायल किया जाता है वो 1507 है, 1507 है। और जब हम सिम किसी कस्टमर को देते हैं तो उसमें लिखा भी होता है पीछे, फॉर टैली वेरिफिकेशन प्लीज डायल 1507। ठीक है जी, तो इतना हमने रख लेना याद, 1507। अब आ गया थोड़ा सा बोर्ड में जगह है अभी कि मोबाइल का कोई ऐसा नंबर भी होगा कस्टमर केयर का। तो जो मोबाइल सर्विसेज का है वो अपने मोबाइल से आप 1503 डायल करेंगे
तो ये मोबाइल सर्विसेज है, ये है। जैसे आपने पूछना कि जी मेरा जो कॉल है उसका बिल ज्यादा आ गया है, बिल कम आ गया है, या मेरा प्लान क्या है, तो 1503 पे कॉल करनी है। ये मोबाइल सर्विसेज का कस्टमर केयर नंबर है। अब बोलेंगे जी भारत फाइबर, भारत फाइबर या ब्रॉडबैंड, इसके लिए 1504 पे कॉल होती है। जो पहले लैंडलाइन था वो 1500 पे नंबर पे हम कॉल करते थे। 1503 मोबाइल सर्विसेज के लिए, भारत फाइबर के लिए 1504 और लैंडलाइन के लिए 1500। लैंडलाइन होता था, लेकिन अब आप ये समझो कि मेन 1504 और 1503 है, और ये 1507 जो है वो टेली वेरिफिकेशन के लिए है। ठीक है। अब एक टर्म आपकी, इसको मिटा लेते हैं। आप इसको थोड़ा फास्ट कर लें वीडियो को, टाइम थोड़ा बच जाएगा। थोड़ा देख लो, आप थोड़ा सा नोट करना तो थोड़ा पॉज करके आप लिख लें, थोड़ा सा ऐसे करके। ठीक है। वीडियो थोड़ा स्पीड अप कर दें इसको। बाकी मैंने पहले ही बोला आपको कि हमारे पास टाइम है बढ़िया। डेली आप रूटीन एक बना लीजिए कि आपने सारे काम छोड़ के 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना है। वीडियो बार बार देख सकते हैं आप, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर कर लीजिए आप साथ में, थोड़ा चैनल हमारा बढ़ जाएगा, लोगों को फायदा हो जाएगा, और चैनल बढ़ेगा तो मुझे भी खुशी होगी। आने वाले टाइम में चैनल बड़ा होता है तो हम अपनी सुविधाएं और भी बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आसपास कोई भी अपना दोस्त है जो एग्जाम देगा, या वैसे जनरली ये 9th 10th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। जो बेसिक सेल का डिफरेंस क्या है, बैटरी का क्या है, तो उसमें उनको भी हेल्प मिल जाएगी। रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में, सीरीज में पढ़ सकते हैं। अब ये जो हमने एक सिम लेने गया, सिम ले लिया, एक ऐप फ्रिज बुक किया, ले लिया, लेकिन आपने देखा होगा कि बैंक बैंक का एटीएम, बैंक का अपना सर्वर, वो कैसे चलता है। या जैसे हमारा बीएसएनएल का है, तो बीएसएनएल में हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बीएसएनएल के कनेक्शन दिए हुए हैं कि आपने बीएसएनएल का ही लेना है, बीइंग अ सिक्योरिटी व्यू से। क्योंकि हमारे यहाँ पे बीएसएनएल में अगर हमने अपना नंबर भी चेक करना हो कि उसका जी थोड़ा सा कॉलिंग रिकॉर्ड देखनी है, कुछ भी है, तो उसमें से हम अपना भी रिकॉर्ड नहीं देख सकते हैं एज ए एम्प्लॉय भी। तो सिक्योरिटी एक हमारे जो पब्लिक है उसको थोड़ा सिक्योर रहता है कि बीएसएनएल में जो जो भी हमारा अगर कनेक्शन है या हमारा डाटा है वो सेफ रहेगा। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। अब जितने बैंक्स हैं वो बीएसएनएल की ही सर्विसेज लेते हैं, बीएसएनएल से ही लीज लाइन लेते हैं, इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है उनकी बीएसएनएल से ही होती है। तो वो बिजनेस क्या हुआ, उन्होंने हजारों कनेक्शन दे दिए, या जो उन्होंने कनेक्शन लगाया वो फाइबर का एफटीटीएच लगाया, वो उन्होंने क्यों कौन सा लगाया, लीज लाइन लगाई। तो जो लीज लाइन का मतलब होता है कि हमने अपने एक्सचेंज से, अपने सर्वर से एक डेडिकेटेड लाइन जो कि सिर्फ बैंक के लिए जाएगी, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं होगा, कोई शेयरिंग नहीं होगी। जैसे मोबाइल नेटवर्क है, हम 100 लोग हैं तो एक नेटवर्क को हम शेयर कर रहे हैं, तो स्पीड कम मिल जाएगी। या बाई फाइव लगा है तो उसको शेयर कर रहे हैं, या भारत फाइबर कहीं पे लगा हुआ, सिंगल लगा हुआ है, तो वो 4-5 लोगों में शेयर करके फिर उसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन जो बैंक का जो काम होता है वो हाई डाटा स्पीड पे चाहिए, तो उसके लिए लीज लाइन यूज करते हैं। वो लीज लाइन, लीज मतलब कि एक लाइन जो कि किराए पे उन्होंने ले ली। तो लीज लाइन का जो खर्चा आता है वो एक एक जगह से हमें लाखों रुपया महीने का आता है।
तो ये बड़ा बिजनेस होता है। तो छोटा बिजनेस जो है वो रिटेलर, जैसे हम बोलते हैं रिटेलर के पास जाओ जी सिम ले लो, तो वो रिटेल कर रहा है। रिटेल मतलब एक एक दो सिम दे रहा है। लेकिन जब हजारों कनेक्शन देने हैं, कोई बड़ा नेटवर्क हमने किसी को देना है, तो उसको हम रिटेल नेटवर्क, रिटेल सेल ना बोल के एंटरप्राइज बिजनेस बोलते हैं, इंटरप्राइज बिजनेस। तो जो बल्क कनेक्शन है या बल्क बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तो उसके बोलते हैं एंटरप्राइज। या इसको ईबी सेक्शन भी बोलते हैं। काफी जगह आपने सुना होगा कि एजीएम ईबी, डीजीएम ईबी, जीएम ईबी, ठीक है। तो ईबी का मतलब होता है कि वो बड़े बड़े बिजनेस को देख रहे हैं। उनका जो पर्पज ये नहीं कि एक कनेक्शन दिया, उसका रेवेन्यू बहुत बड़ा होता है। और हमारा जो बीच में का रेवेन्यू होता है, मेन हमारा एंटरप्राइज बिजनेस से भी आता है। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है। एक बैंक है, वो हमें महीने के लाखों रुपए देता है, साल के करोड़ रुपए देता है। तो इस पे एक अलग टीम बनी होती है। तो आपने याद रखना है कि एक रिटेलर की रिटेल बिजनेस के अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस वाला डिपार्टमेंट है, जो कि बल्क में अच्छा रेवेन्यू लेके आता है। उसको बोलते हैं एंटरप्राइज बिजनेस सेक्शन, ठीक है। तो एंटरप्राइज बिजनेस में क्या होता है, इसमें होता है एक लीज लाइन। लीज लाइन, उनका जो एटीएम है या उनके बैंक का जितने भी कंप्यूटर हैं, वो लीज लाइन एक डेडिकेटेड लाइन, इसको बोलते हैं डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब कि सिर्फ उसी चीज के लिए है। अगर इसकी मान लिया 100 MB हमें बैंडविड्थ दे दी है, स्पीड दे दी है, तो ये उसी पर्टिकुलर एक बैंक के लिए होगी और उसी पर्पज के लिए होगी, सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तभी तो हम कई बार होता है ना, जैसे एटीएम हमने एटीएम मशीन में डाला और वो क्या कर रहा है, उसको रीड करके सर्वर में जा रहा है। सर्वर से वो आपका डाटा रिट्रीव कर रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो नेटवर्क की स्पीड इतनी कम हो कि वो जाके उसको सर्वर को पहुंच ही ना पाए उसकी इंस्ट्रक्शन, या वो जब तक वो पहुंचे वो टाइम आउट कर जाए। कई बार होता है कि हमने एटीएम में मशीन, वो एटीएम मशीन में एटीएम डाला हुआ है और थोड़ी देर होता है कि पहले प्रोसेस करता है, फिर बोला कि टाइम आउट। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें कि वो एक्सेस ना कर पाए, तो फिर वो हटा देता है उस कमांड को। तो हमें इतनी स्पीड चाहिए होती है कि हमारा जो डाटा है वो बैंक जल्दी से जल्दी रिट्रीव करे और उसमें हमें पैसे निकाल के दे दे। तो ये एंटरप्राइज बिजनेस जो होता है वो एक अलग से सेक्शन होती है, सेल्स सेक्शन से अलग अलग होती है, सीएससी से अलग होती है, जो डेडिकेटेड काम करती है सर्कल में भी और बीए लेवल में भी। ठीक है। फिर आता है एक वास सर्विसेज। ठीक है, वास, वास का मतलब हुआ वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड मतलब कि ऐसी चीज जो हमारी चीज में वैल्यू ऐड कर रही है। कॉल तो हम कर रहे थे, कॉल आ रही थी जा रही थी, हमने क्या किया, उसमें डाटा दे दिया। जैसे 2G डाटा था, 3G डाटा आ गया, 4G डाटा आ गया। तो जब कॉलिंग करने का पर्पज तो था ही था, लेकिन डाटा का यूज पड़ा, उसमें डाटा ऐड कर दिया। तो हमने क्या किया, वैल्यू ऐड कर दी। लेकिन जो हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसमें कॉल और डाटा अब दोनों ही कॉमन चीज है। तो जो डाटा है वो वैल्यू एडेड सर्विसेज में नहीं आता है। अब हम वैल्यू और एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, हर आदमी हर बिजनेस ये देखता है कि कैसे कमा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, जब हमारी टेक्नोलॉजी इसमें का आप अपग्रेड कर रही थी, 2G से 3G भी हो रही थी, तो एक कॉलर ट्यून नाम से एक सर्विस आई थी कि जी मेरी कॉलर ट्यून। तो कॉलर ट्यून क्या करती है कि जैसे मैं सिंपली फोन कर रहा हूं, टर्न 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 की आवाज आ रही है। टर्न टर्न की आवाज किसको आ रही है, जो मैं फोन कर रहा हूं, जिसने सुनना है उसको नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन वहां पे एक कंसेप्ट आया, वैल्यू एडेड सर्विसेज।
कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड कर दो। तो मैंने क्या किया, जैसे कॉलर ट्यून आई मैंने कॉलर ट्यून लगा दी, कोई गाना लगा दिया, कोई भजन लगा दिया, जो भी हमें पसंद है वो लगा दिया, और उसके जो ऑपरेटर था या जो भी कंपनी थी वो उसके 30 रुपए 35 रुपए महीने की लेती थी। अभी हालांकि ये फ्री होता है या कम पैसे में होता है, उसी में सारा पैक करके होता है। फ्री तो कोई कंपनी देती है, बस एक बड़ा सा पैक बना देते हैं, फिर बोलते हैं जी ये फ्री है। अदरवाइज पहली बार आई थी वैल्यू एडेड सर्विसेज कॉलर ट्यून, कि जब हम फोन करेंगे तो वो वहां पे गाना बजेगा, जब तक मैं वेट कर रहा हूं वो उठाने का, तो मेरे को गाना सुन रहा है, तो बस वैल्यू ऐड होगी। तो वैल्यू ऐड में एक आता है MMS। ये भी वास्ट सर्विसेज है, छोटा सा वीडियो बना के हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, भेज सकते हैं। फिर वैल्यू एडेड सर्विसेज आज की डेट में OTT, ऑन द टॉप। याद रखना OTT का मतलब होता है ऑन द टॉप। अब OTT सर्विसेज, जिसमें कि हम बोलते हैं कि OTT सर्विसेज में क्या हुआ, वो एक वैल्यू एडेड सर्विसेज है। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो आ रही है, लेकिन कनेक्टिविटी के साथ साथ हमारी बात भी हो रही है, कॉल भी हो रही है, डाटा डाउनलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है। लेकिन अब क्या किया हमने कि जो टीवी का कंसेप्ट था, टीवी में हमें एक केबल ऑपरेटर होता था, वो अलग से चार्जेस लेता था। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे पास टीवी भी चेंज हो गए। टीवी चलाने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक टीवी चाहिए था। अब हमारे पास क्या हुआ कि डिजिटल टीवी आ गए। डिजिटल टीवी में क्या हो रहा है कि एक तो टीवी की तरह काम भी कर रहा है, वो कंप्यूटर की तरह भी काम कर रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन की तरह भी काम कर रहा है। तो उसमें जो हमारी केबल थी, केबल को हटा के, जो केबल ऑपरेटर था उसको हटा दिया गया, और वहां पे OTT सर्विसेज उसके एक अलग से चार्जेस, एक वैल्यू एड सर्विसेज करके उसका एक पैक बना दिया कि आप जब आप इंटरनेट यूज करोगे तो टीवी के साथ आप चैनल भी देख पाओगे। चैनल कौन से देख पाओगे, जो भी आपका पैक होगा, न्यूज चैनल होगा, मूवीज होगी, जो भी वेब सीरीज वगैरह आती हैं, तो OTT आ गया। तो इसका ऑन द टॉप मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, ऑन द टॉप, ठीक है। अब जो मोबाइल सर्विसेज थी, मोबाइल सर्विसेज में क्या है, हमने प्रीपेड देख लिया, पोस्टपेड देख लिया। मोबाइल सर्विसेज कितने नंबर की होती है, कितने डिजिट होते हैं उसमें, हमारा जो मोबाइल नंबर होता है वो कितना होता है, 10 डिजिट। जैसे मेरा नंबर है 9530660882, 10 डिजिट हो गए। अब क्या होगी, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उसमें क्या आ गया कि कोई व्हीकल जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, तो वो कहां पे पहुंची है उसको ट्रैक करना है। तो ट्रैक करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए जो कि जीपीएस से कनेक्टेड होगा। लेकिन उस डिवाइस में हमारे पास एक सिम होना चाहिए, किसी भी कंपनी का सिम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक ई सिम हो चाहे फिजिकल सिम हो, उसमें कन्फिगर हो गया। अब वो जहां जहां पे गाड़ी जाएगी वो उसको ट्रैक करता जाएगा। अब ट्रैक करता जाएगा, लेकिन वो सिम किस में डला हुआ है, वो मशीन में डला हुआ है। वो सिम मशीन में डला हुआ है, वो सिम मोबाइल में डला हुआ है। तो मशीन में जो सिम डलता है और जो ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, किसी भी पर्पज के लिए, पोजिशन के लिए आता है, तो उसको बोलते हैं M2M, मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन।
तो इस तरह की सर्विस भी देते हैं, वो प्रीपेड भी होती है, पोस्टपेड भी होती है। और आज की डेट में जो बिजनेस का टाइम है वो M2M का बहुत ज्यादा है। अब आने वाले टाइम में आपने सुना होगा कि नेशनल हाईवे पे हाईवे अथॉरिटी जो बोल रही है वो आपका जी जो आपका कटेगा, टोल कटेगा, वो ऐसा नहीं कटेगा कि आप टोल में कोई खड़ा आदमी खड़ा है या टोल में आपने टैग लगा लिया। आने वाले टाइम में क्या होगा कि वो आपके गाड़ी में डिवाइस पहले से डाल दिया जाएगा। आप जैसे नेशनल हाईवे पे जाएंगे, आप 50 किलोमीटर चले, 100 किलोमीटर चले, 200 किलोमीटर चले, उसके हिसाब से आपका जो वैलेट होगा उसमें से पैसे वो काट लेगा अपने आप ही। कहीं पे कोई आने वाले टाइम में टोल प्लाजा मिलने वाला नहीं है। आपकी गाड़ी में डिवाइस में पहले गाड़ी में डिवाइस लगा होगा, वो जैसे नेशनल हाईवे पे जाएंगे, नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ, लोकल जैसे हम चंडीगढ़ में घूम रहे हैं वो नहीं, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। जैसे नेशनल हाईवे जाएगा तो वो देखेगा कि कितनी दूर आप गए हैं, उतने ही पैसे वो उसमें से क्रेडिट कर लेगा। ठीक है, तो ये अलग से एक हम पे सब पे बोझ जाने वाला है। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। तो जो मशीन टू मशीन जो बिजनेस है ये काफी अच्छा ग्रो कर रहा है इस टाइम। और ये है कि इसका जो प्लान होता है छोटा होता है, 24 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए में एक कनेक्शन के ऊपर होता है। लेकिन बस एक बार लग जाए तो वो चलता रहता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। और बल्क में आता है, कोई भी ट्रांसपोर्टर है वो आता है जी मेरे को 1000 सिम दे दो, 1000 सिम उसको दे देते हैं, 1000 कनेक्शन दे देते हैं, तो अच्छा बिल उसमें से अमाउंट हमारे पास आता है। अभी चंडीगढ़ में बहुत सारे हमारे M2M कस्टमर्स हैं जिनको मैं खुद डील करता हूँ। अब M2M, तो ये जो M2M है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बोले कि इन दोनों को अलग के करेंगे। जब M2M पहले आया था मशीन में डालने के लिए, तो दोनों नंबर, हमारा जो कस्टमर का नंबर है हम जो यूज करें मोबाइल में, वो भी 10 डिजिट का होता था, और M2M नंबर भी 10 डिजिट का होता था। फिर बाद में सारी रिसर्च हुई कि इन दोनों को अलग करना चाहिए, कि ये नंबर जो है मशीन टू मशीन है, ये नंबर जो है वो पब्लिक या जनरल जो कस्टमर है वो यूज कर रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 13 डिजिट, 13 डिजिट का, 13 डिजिट का जो M2M मोबाइल नंबर होता है वो 13 डिजिट का होता है, 13 डिजिट का होता है। तो कहीं से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो M2M मशीन टू मशीन जो मोबाइल नंबर होता है उसका नंबर जो होता है वो 13 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का नहीं होता है। तो ये आपने याद रख लेना है, मशीन टू मशीन। CSC कस्टमर सर्विस सेंटर, ठीक है। अब कई बार वो प्लान के बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आजकल जो प्लान चल रहा है, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम लेता है तो वो 2-3 महीने के पहले जो एक्टिविटी चल रही थी वहां से जाकर क्वेश्चन पूछता है। तो आपने याद रखना है एक कंपोनेंट, हमारा जो भी एक प्लान था जो 15 अगस्त के आसपास आया था, फ्रीडम प्लान, फ्रीडम 1 या फ्रीडम प्लान। तो फ्रीडम प्लान क्या है? वो ₹1, 1 रुपए का प्लान है, उसमें 30 डेज की वैलिडिटी है, उसमें 2 GB पर डे डाटा है, और इसके साथ 100 SMS पर डे है। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे फ्रीडम प्लान में है। तो कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रीडम प्लान, वैलिडिटी ऑफ फ्रीडम प्लान, हाउ डाटा विल बी अवेलेबल इन फ्रीडम प्लान, या फ्रीडम प्लान कितने रुपए का है? तो 1 रुपए का। और ये किसके लिए यूज होगा? जो नए कस्टमर आएंगे या फिर जो MNP करके आएंगे हमारे पास। तो ऑल ओवर एक ओवरव्यू था कि हमारा ये सर्विसेज जो है वो कैसी हैं, डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है थोड़ी। फिर डाटा सेंटर्स जो हमारा बीएसएनएल है, डाटा सेंटर्स का भी काम करता है एक, और क्लाउड सर्विसेज का भी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी देखते हैं डाटा सेंटर्स क्या होता है। अब मान लीजिए कि मैं घर पे बैठा हूं, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, मेरे जो कंप्यूटर है उसकी जो हार्ड डिस्क है वो मान लीजिए 512 GB की है, या एक टीबी की है,
मैं काम करता गया, मेरे पास डाटा इकट्ठा होता गया। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी जबकि मेरे लैपटॉप में स्पेस नहीं बचेगा, लेकिन मेरे को स्पेस चाहिए, तो उस स्पेस को कैसे करें? अब मेरी इतनी बड़ा बिजनेस नहीं है कि मैं एक सर्वर ले लूंगा बहुत बड़ा, क्योंकि जो सर्वर होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि किसी टेलीकॉम जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि हम बीएसएनएल हैं, तो उससे कॉन्टेक्ट करते हैं कि जी हमने अपना डाटाबेस आपके पास रखना है, उसका महीने का कितना किराया लोगे बताओ। अब बीएसएनएल के अपने सर्वर हो सकते हैं, या हमने भी आगे किसी को कॉन्टेक्ट दिया है कि भाई आप हमें सर्वर दो, इतना स्पेस दो, स्पेस मतलब कि कितना जीबी डाटा चाहिए उतना जीबी डाटा दो, और आपको महीने का हम इतना देंगे। अब मान लीजिए कि हमारे कस्टमर ने हमें 100 रुपए दिया, तो उसमें से 100 रुपए में से 30 रुपए हमने आगे उस सब वेंडर को दे दिए जिसने हमें सर्वर दे दिए या जिसने हमें स्पेस दे दिया, तो 70 रुपए 20 उनको बच गए। और क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हम तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमें तो देनी पड़ेगी सर्विस। दूसरा क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो बीएसएनएल के थ्रू ही ये सर्विस लेते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर रहे, उसकी एक वारंटी होती है, गारंटी होती है। क्लाउड सर्विसेज सर्वर की हैं। बहुत सारा जो डाटा हमारे इकट्ठा हुआ वो हमने एक इंटरप्राइज से कॉन्टेक्ट किया कि हमारे डाटा को आपने सेफ रखना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसकी रक्षा करनी है, उसको हैक होने से बचाना है। हम आपको महीने का या एक साल का इतना रुपए देंगे। तो डाटा सेंटर्स के थ्रू क्लाउड सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं बिजनेस। तो ये ऑल ओवर आईपीटीबी, ठीक है। आईपीटीबी क्या था? आईपीटीबी इंटरनेट प्रोटोकॉल टीबी, इंटरनेट पे टीबी आ रहा है तो उसको आईपीटीबी बोल दिया। एक सर्विस हम देते हैं सैटेलाइट सर्विसेज। सैटेलाइट सर्विसेज सैटेलाइट सर्विसेज तो सैटेलाइट सर्विसेज जो हम टावर से नहीं आती है, ऊपर सैटेलाइट है, सैटेलाइट से कवरेज मिलती है। तो हमारे जो डिफेंस हैं या जो पोर्ट्स हैं जहां से समुद्री जहाज मूव करते हैं, उनको कवरेज कौन देगा? तो उनको कवरेज मिलेगी सैटेलाइट से। तो बीएसएनएल सैटेलाइट मोबाइल सर्विसेज भी देती हैं, और डिफेंस में भी बहुत ही है। डिफेंस फोर्सेज में, बॉर्डर्स में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके भी काम आता है, वो यूज करते हैं बीएसएनएल की सर्विसेज। तो इनसेट बी सेट ये हमारे इसके थ्रू, इन सैटेलाइट के थ्रू हम सैटेलाइट सर्विस देते हैं, सैटेलाइट मोबाइल की सर्विस देते हैं। ऑल ओवर जो सर्विसेज हैं, सर्विस से कोऑर्डिनेट करके जो हमारा एक इंट्रोडक्शन था ये हो गया है ऑलमोस्ट इसमें से। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन सी सर्विस है, एक दो अगर कोई सर्विस बीच में बच गई होगी या कोई कंसेप्ट होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो अभी आपने इतना याद रखना है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू हमें वैसे भी पता होना चाहिए, बीइंग अ बीएसएनएल एम्प्लॉय, बीइंग अ टेलीकॉम टेक्नीशियन हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं दोबारा। आप करिए पढ़ाई। थैंक यू।